नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसके 13वें चैप्टर अणुगति सिद्धांत का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आदर्श गैस समीकरण होती क्या है। इसके लिए विभिन्न अवस्था समीकरण यहां पर हम देखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी आदर्श गैस समीकरण चलती है और इसे समझना आवश्यक है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आदर्श गैस समीकरण, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आदर्श गैस होती क्या है। तो देखिए, आदर्श गैस की कुछ परिकल्पनाएं हैं। वैसे वास्तविक गैस और आदर्श गैस में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि आदर्श गैस में ऐसा लेकर चलते हैं कि उनके अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता, अर्थात अणुओं के मध्य कोई ऊर्जा संचित नहीं होती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसके साथ में हम ये भी लेकर चलते हैं कि आदर्श गैस के अंदर अणुओं का जो आयतन है वो पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है। कुछ परिकल्पनाएं हम लेकर चलते हैं तो उस गैस को हम आदर्श गैस कहते हैं। अब उस आदर्श गैस के दाब, आयतन और ताप के मध्य संबंध बताने वाला जो समीकरण होता है उसी को हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या है कि आदर्श गैस के दाब, ताप और आयतन के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। क्लियर? यहां पर हम देखेंगे कि होता क्या है। चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि आदर्श गैस के दाब, ताप व आयतन के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण, संबंध बताने वाला समीकरण आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। PVT के मध्य जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। देखिए, हम गैसों के नियम लास्ट वीडियो में हमने देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। उन्हीं नियमों की सहायता से हम आदर्श गैस समीकरण को स्थापित कर सकते हैं। देखिए, क्या था, हमने क्या पढ़े हैं गैसों के नियमों में? बॉयल के नियम में, बॉयल के नियम से हम क्या जानते हैं कि जब T नियत रहता है, T क्या रहता है? नियत ताप पर P है वो V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P है वो V के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात PV बराबर आ जाता है कांस्टेंट। PV बराबर क्या हो जाता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर? ये हमने बॉयल के नियम में पढ़ लिया था। उसके पश्चात हमने देखा था चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम से हम क्या जानते हैं? देखिए, चार्ल्स के नियम के अंदर क्या होता है विद्यार्थियों? चार्ल्स के नियम के अंदर P है वो नियत रहेगा, P नियत रहता है। और जब P नियत रहता है तो क्या हो जाएगा? नियत P के ऊपर जो आयतन है वो ताप के समानुपाती होता है। V बट्टा जो T होता है वो कांस्टेंट रहेगा, V बट्टे में T कांस्टेंट रहता है। क्लियर? फिर उसके पश्चात आप देखिए गैलोसेक का नियम। गैलोसेक का नियम हमें क्या कहता है? गैलोसेक के नियम में देखिए विद्यार्थियों, V नियत रहेगा, V क्या रहेगा? नियत।
और जब v नियत रहता है तो जो p है वो t के समानुपाती होता है और इसे हम p अपॉन में t इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह सकते हैं। क्लियर। अब देखिए आवोगाद्रो का नियम भी यहां पर हम ले लेते हैं कि जब दाब, ताप और आयतन तीनों स्थिर रहते हैं, तीनों ही कांस्टेंट रहते हैं, तो गैस के अणुओं की संख्या समान होती है, या हम ये कह सकते हैं गैस में मोलों की संख्या समान रहती है। आवोगाद्रो के नियम से, आवोगाद्रो के नियम से पीवीटी कांस्टेंट, पीवीटी नियत, तो मोलों की संख्या म्यू बी क्या रहती है, कांस्टेंट रहेगी। अणुओं की संख्या है वो कांस्टेंट रहेगी। यहां पर हम अणुओं की संख्या भी ले सकते हैं, मोलों की संख्या भी ले सकते हैं। हमारे पास में यहां पर 4 इक्वेशन आ गई है और इन चारों इक्वेशन का प्रयोग करते हुए हम आदर्श गैस समीकरण की यहां पर स्थापना करने वाले हैं। देखिए इसे हम चारों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त समीकरणों से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए उपरोक्त समीकरणों से पी वी अपॉन म्यू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी अपॉन म्यू टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, या पी वी अपॉन में टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है वो यहां पर कैपिटल आर से लिखा जाएगा, और जो कैपिटल आर है इसको हम गैस स्थिरांक कहते हैं। अभी इसके मात्रक विमा, इसकी वैल्यू की बात करेंगे। यहां पर ये जो आर है उसे हम गैस स्थिरांक कहते हैं, गैस स्थिरांक कहा जाता है। तो आदर्श गैस समीकरण हमारे पास में क्या आ गई है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण हमें मिल चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी हमें प्राप्त हो चुकी है। क्लियर। तो ये है P दाब, V आयतन, म्यू मोलों की संख्या, R गैस स्थिरांक और T ताप, और इनके मध्य संबंध बताने वाली जो इक्वेशन है उसी को हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। PV बराबर म्यू RT हमें प्राप्त हो चुकी है। अब इसे हम अन्य रूपों में लिखेंगे। एक बार मैं यहां से इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, फिर इसको अलग अलग फॉर्म में इसको हम पुट करेंगे। देखिए क्या है, म्यू यहां पर मोलों की संख्या है, और मोलों की संख्या को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। एन बट्टे में एन ए, एन बट्टे में एन ए, एन यहां पर है अणुओं की संख्या, कि जैसे कोई गैस है तो गैस के अणुओं की टोटल जो संख्या है वो है कैपिटल एन, और एन ए है इसको हम आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या। और आवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10 पावर 23 होती है। म्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम बट्टे में एम ए, या स्मॉल एम बट्टे में, कई जगह पर इसको क्या कर देते हैं, कैपिटल एम को तो अणुभार लिखते हैं, एम बट्टे में एम ए से भी या कैपिटल एम से भी पुट कर देते हैं। बट यहां पर मैं गैस का जो द्रव्यमान है उसको कैपिटल एम से, एम ए का मतलब है यहां पर गैस का अणुभार, तो कई लोग इसको स्मॉल एम बट्टे में कैपिटल एम से लिखते हैं। मैं यहां पर इस तरीके से लिख रहा हूं, कैपिटल एम है वो है गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान बट्टे में गैस का अणुभार, गैस का अणुभार, ये हमारे पास में आ चुका है। अब यदि हम म्यू का मान ये रखेंगे तो इसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये रखकर हम इसको दूसरे रूपों में कन्वर्ट कर लेंगे। देख लेते हैं, एक बार मैं इन सबको हटा देता हूं यहां से। देखिए अन्य रूपों में हम अब देख लेते हैं इस आदर्श गैस समीकरण को। इस म्यू का मान है हम एन अपॉन में एन ए पुट कर देंगे तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, पीवी बराबर एन अपॉन में एन ए आर टी।
तो यहां से PV बराबर हमें मिल चुका है N, R अपॉन में Na की जगह हम पुट कर रहे हैं स्मॉल k। तो ये हमें एक अन्य रूप में आदर्श गैस समीकरण प्राप्त हो चुकी है। यहां पर आप समझ लीजिए कि जहां जो k है वो होता है R अपॉन में Na, और इसको हम वोल्ट्समान नियतांक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वोल्ट्समान नियतांक इसको कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, ये जो कैपिटल R होता है ये आदर्श गैस नियतांक होता है, और इस आदर्श गैस नियतांक की जो वैल्यू है वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए इस R का जो मान है वो 8.314 होता है, और Na का जो मान है वो 6.023 गुणा 10 की घात 23 होता है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बोल्ट्जमान नियतांक की वैल्यू आ जाएगी 1.38 इंटू 10 द पावर 23 जूल प्रति केल्विन प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? इसके पश्चात आप देखें हम इसको दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। PV बराबर, ये जो म्यू है इसके स्थान पर हम गैस का द्रव्यमान, तो गैस का जो द्रव्यमान है देखिए कई जगह पर हम इसको स्मॉल, गैस का द्रव्यमान को हम स्मॉल m से लिख देते हैं। चलिए ये फाइनल हम कर देते हैं, गैस के द्रव्यमान को स्मॉल m से, ये टोटल जो द्रव्यमान है m ग्राम गैस है, और ये कैपिटल M है वो गैस का अणुभार है। देन हमें क्या मिल जाएगा? यहां से स्मॉल m बट्टे में कैपिटल M इंटू में RT, इसे हम PV बराबर M स्मॉल RT इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। अब देखना यहां पर समझना कि ये जो जहां स्मॉल r है इसको हम कहते हैं स्मॉल r कैपिटल R बट्टे में कैपिटल M के स्थान पर हमने पुट किया है। इसे हम कहते हैं विशिष्ट गैस स्थिरांक। विशिष्ट गैस स्थिरांक होता है, विशिष्ट गैस स्थिरांक होगा। क्लियर? अब देखिए ये हमारे पास में आ चुका है इसका एक अन्य रूप। अब यहां पर हम बात करते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक कैपिटल R के मात्रक और मान की। वैसे मैंने बता दिया है, फिर भी हम देख लेते हैं यहां पर कि ये जो R है वो होता है PV अपॉन में म्यू T, और इसका जो मान है इसे हम कहते हैं गैस स्थिरांक। क्या कहा जाता है? गैस स्थिरांक कहा जाता है। R बराबर होता है 8.314, इसकी वैल्यू होती है, इसका मात्रक होगा जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। प्रति मोल प्रति केल्विन इसका मात्रक होता है। यदि हम इसको कैलोरी में कन्वर्ट करें तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इसे आप, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, बार बार यूज में आएगा। क्लियर? अब जब इसको हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 8.314 जूल को हम कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.186 का भाग लगा देंगे तो ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसे हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो देखिए हमें क्या मिलने वाली है। देखिए इसकी जो वैल्यू है कैपिटल R बराबर हमें मिल जाएगी 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इसे हम लगभग 2 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन लेकर चलते हैं। क्लियर? अब देखिए हम बात करते हैं कैपिटल R की वीमा की, तो यहां से इसके मात्रक के अकॉर्डिंग ही हम देख लेते हैं जूल जो कि कार्य या ऊर्जा की वीमा। तो यहां पर M1 L2 T-2 फिर मोल और केल्विन बट्टे में केल्विन के लिए थीटा इनवर्स या केल्विन इनवर्स कर देंगे और यहां पर ये मोल इनवर्स आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास में कैपिटल R की वीमा। क्लियर?
तो कैपिटल आर के मान हमने देख लिए हैं, वीमा यहां पर हमने देख ली है, बोल्ट्जमान नियतांक यहां पर हमने देख लिया है। अच्छे से हमने इसको समझ भी लिया है। तो विद्यार्थियों, ये थी आदर्श गैस समीकरण और इसके विभिन्न रूप हमने यहां पर आज के इस वीडियो में देखे हैं, समझे हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो वास्तविक गैस समीकरण पर आधारित होगा। हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।